नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सेविंग्स, और अभी हम टू सेक्टर इकोनॉमी को ही डिस्कस कर रहे हैं। टू सेक्टर इकोनॉमी में सेविंग्स जो है दैट इट इज दैट पार्ट ऑफ इनकम विच इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग। हमारे पास टू सेक्टर इकोनॉमी में जो टोटल इनकम होती है दैट इज वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। एस सेविंग्स को और सी कंजम्पशन को रिप्रेजेंट करते हैं एंड वाई इज इनकम। और जब आप सेविंग को कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट बनाएंगे तो देन यू विल हैव टू मूव कंजम्पशन टू द अदर साइड, सो आपके पास हो जाएगा सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। So this is the basic formula that you can use to find out savings. Okay, so saving से related जो हमारा complete saving function होता है उसको हम कुछ इस तरह से represent करते हैं कि saving is equal to minus S naught plus SY। अब ये जो माइनस एस नॉट है ये डिस सेविंग्स को शो करता है। ठीक है, या फिर हम एक कोई स्पेसिफिक फंक्शन ले लें सेविंग्स का, लेट से हम कहते हैं 1 - 100 प्लस 0.2y। तो यहाँ माइनस एस नॉट की बजाय -100 ले लिया, और एस नॉट ज़ाहिर है ये कांस्टेंट वैल्यू होती, और एस वाई जो है ये एक इंड्यूस सेविंग का पार्ट है। सो एस नॉट इज ऑटोनमस डिस सेविंग्स एंड एस वाई इज कॉल्ड इंड्यूस सेविंग। ऑटोनमस डिस सेविंग्स हमारे पास इन सेविंग का वो पार्ट होता है जो हमारी ऑटोनमस कंजम्पशन पे डिपेंड कर रहा होता है। मीन कि अगर आपकी इनकम ज़ीरो हो जाए, जिस टाइम पे इनकम ज़ीरो होगी तब भी आप कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे होते हैं, हमारी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं। जैसे लेट्स से हमारी ऑटोनमस कंजम्पशन थी $100, वो हमें फिर भी खर्च करना है। तो इस केस में जब आपकी इनकम ज़ीरो है और कंजम्पशन $100 है तो आपकी सेविंग्स क्या होगी? सेविंग्स डेफिनेटली माइनस में होगी। सेविंग का हमने अभी फॉर्मूला लिखा था, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। सो इनकम आपके पास ऑलरेडी ज़ीरो है, कंजम्पशन इज 100, सो ज़ीरो माइनस 100 करेंगे तो -100 आ जाएगा। और जब सेविंग आपकी नेगेटिव हो तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं डिस सेविंग्स। ठीक है, सो डिस सेविंग्स का मतलब है कि आप अपनी प्रीवियस सेविंग्स में से निकाल रहे हैं। कहाँ से पूरा करेंगे? अगर आप अर्न नहीं करें, खर्च फिर भी करें, तो कहाँ से पूरा होगा? या तो प्रीवियस सेविंग्स में से निकालेंगे या लोन्स लेंगे। अगर प्रीवियस सेविंग्स में से निकालें तब भी डिस सेविंग्स को कॉज करेगा, और अगर आप लोन लें तब भी डिस सेविंग्स को कॉज करेगा। ठीक है, सो और ये जो एस वाई है या 0.2y है ये इंड्यूस्ड सेविंग को शो करता है। इंड्यूस्ड सेविंग, इंड्यूस सेविंग का मतलब है वो सेविंग्स जो हमारी इनकम पे डिपेंडेंट होती है। अगर हमारी इनकम होगी तो हम सेव करेंगे, अगर हमारी इनकम ज़ीरो हो जाएगी तो सेविंग्स भी ज़ीरो हो जाएंगी। और ये जो 0.2 है ये बेसिकली मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होती है, जो शो करता है कि जितना भी आप इनकम अर्न करेंगे उसका एडिशनल 20% आप कंज्यूम सेव करते जाएंगे। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.2 का मतलब है कि जितनी इनकम आपकी होगी उसका 20% आप एडिशनली सेव करेंगे। सो 0.2 वाई कलेक्टिवली पूरा अगर देखेंगे तो ये मार्जिनल ये पूरा हमारे पास इंड्यूस सेविंग कहलाता है। लेकिन इसमें से अगर 0.2 की खाली वैल्यू को देखेंगे तो ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहलाता है। ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग कि इसका ग्राफ किस तरह का होगा। इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ लुक्स लाइक दिस। सो एक्स पे लाइक यहाँ पे दिस इज ओरिजिन पॉइंट, दिस इज नेगेटिव रीजन ऑफ द ग्राफ, एंड दिस इज पॉजिटिव एरिया ऑफ द ग्राफ, एंड ऑन वाई एक्सिस वी हैव सेविंग्स, और एक्स पे हमारे पास लाइक इनकम आ जाएगा। ठीक है जी, सेविंग हमारे पास जो सेविंग लाइन है वो इस तरह से बनती है, नेगेटिव रीजन से फिर ये पॉजिटिव रीजन की तरफ मूव करती है। सो दिस इज कंप्लीट सेविंग माइनस एस नॉट प्लस एस वाई। इसमें हमारे पास डिस सेविंग्स भी हैं। ये जो नेगेटिव रीजन में सेविंग्स है ये डिस सेविंग्स कहलाती है, या नेगेटिव सेविंग्स कह सकते हैं इसको। और इस टाइम पे हमारी जो इनकम है दैट इज लेसर देन कंजम्पशन, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास सेविंग ज़ीरो हो जाती है। और सेविंग जब ज़ीरो हो तो इसका मतलब है इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। और ये जो एरिया है पॉजिटिव सेविंग्स वाला, पॉजिटिव पॉजिटिव सेविंग्स वाला, इसमें हमारे पास इनकम ज़्यादा होती है, इनकम इज ग्रेटर देन कंजम्पशन। मीन हम खर्च कम कर रहे हैं और हमारी इनकम ज़्यादा है, तो सेविंग्स हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव आ जाते हैं। सो दिस इज पॉजिटिव सेविंग्स।
ओके, सो देन सेविंग से रिलेटेड कुछ और रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जिनमें एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीएस स्टैंड फॉर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है इंक्लिनेशन, कि ऑन एवरेज लोगों का क्या ट्रेंड है कि वो कितना सेव करते हैं अपनी टोटल इनकम में से। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव को डिफाइन करें तो इट इज द रेशियो बिटवीन सेविंग एंड इनकम, सो एस ओवर वाई। और सेविंग का कंप्लीट फंक्शन लिखते हैं तो वो होता था हमारे पास माइनस एस नॉट प्लस एस वाई डिवाइडेड बाय, अब इसको वाई करेंगे, सो ए पी एस फिर हमारे पास क्या होगा, लाइक माइनस एस नॉट डिवाइडेड बाय वाई प्लस एस वाई ओवर वाई। अब ये जो वाई है वाई के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव हमारे पास क्या होगा, माइनस एस नॉट ओवर वाई प्लस स्मॉल एस। तो ये हमारे पास फाइनल शेप एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की कुछ इस तरह से आ जाएगी। अगर हम एक छोटी न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लें, लेट्स से हमारे पास कुछ इनकम है, कुछ सेविंग्स हैं, और कुछ फिर उसमें से हमने एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव फाइंड करना है। सो लेट्स से कि अगर एक बंदा है वो $1,000 इनकम अर्न करता है, एंड आउट ऑफ $1,000 ही स्पेंड्स 200, ही सेव्स $200। सो उसकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगी, 200 ओवर 1000 कर लेंगे, तो ये दो जीरोस इधर कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास आ जाएगा 0.2। सो 0.2 टेक्निकली 20% भी कहलाता है। सो इसका मतलब ये है कि ऑन एवरेज लोग जितनी भी इनकम अर्न करते हैं उसका 20% सेव कर लेते हैं, ऑन एवरेज उनकी ये सेविंग है। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव से हमें ये पता चलता है। देन लाइक वी हैव मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को सबसे पहले डिफाइन करें तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज द additional saving that is made out of additional dollar earned by an individual। एक इंडिविजुअल एक एक्स्ट्रा डॉलर जो अर्न करता है उसमें से एक्स्ट्रा कितना सेव करता है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसकी और एक और डेफिनेशन भी है। आप लोग प्लीज अगर सिर्फ सुनते रहें, क्योंकि मैंने रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ, तो मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। अगर कहीं इशू हो तो आप चैट में लिख दें। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम। ठीक है, सो जितना आप एडिशनल इनकम अर्न करेंगे उसमें से एडिशनल सेविंग कितनी होगी वो एमपीएस से हमें पता चलता है। ओके, सो जैसे मैंने एक न्यूमेरिकल एग्जांपल पीछे ली थी कि आपके पास इनकम है और फिर सेविंग्स है एंड देन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है। अब लेट्स से कि इनकम लेट्स से $1,000 थी एंड सेविंग वाज $200। अब इंडिविजुअल जो है ही अर्न्स लाइक $2,000 इनकम एंड हिज सेविंग्स इंक्रीज टू लेट्स से $300। सो चेंज इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का जैसे ऊपर फॉर्मूला लिखा है, चेंज इन सेविंग ओवर चेंज इन इनकम। सो चेंज इन सेविंग हमारे पास कितना है, 200 से 300 तक ये जो इंक्रीज है ये चेंज इन सेविंग को शो करता है। कितना चेंज है, $100 का चेंज है। और चेंज इन इनकम कितना है, 1000 से 2000, देखिए तो 1000 का चेंज है। सो 100 ओवर 1000 जब हम करेंगे तो हमारे पास 0.1 आ जाएगी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और 0.1 टेक्निकली हम 10% भी इसको कहते हैं। इट मीन्स कि जितने लोग इनकम अर्न करते हैं उसका एडिशनली 10% वो सेव करते हैं, हर एडिशनल डॉलर में से वो 10% सेव करते जाते हैं। जी, अगर हम लाइक सेविंग फंक्शन लें, जैसे पीछे भी मैंने इस चीज को बताया था कि सेविंग फंक्शन टोटल हमारे पास होता है माइनस एस नॉट प्लस स्मॉल एस वाई। ये जो स्मॉल एस होता है ना, जो वाई का कॉफिशिएंट है, ये भी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कहलाती है। अगर जैसे स्पेसिफिक सेविंग फंक्शन है लेट्स से -100 प्लस 0.1 वाई, तो ये जो 0.1 है या 10% भी कहलाता है, ये भी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव को शो करता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन बेसिकली आइडेंटिफाई मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ओके, सो जब आपको लाइक मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव अगर ग्राफ में से फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए लाइक वी हैव टू मेक अ सिंपल ग्राफ ऑफ सेविंग फंक्शन, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है हमारे पास। सेविंग फंक्शन लाइक दिस इज origin point, this is negative area of the graph, this is positive area of the graph।
वाई पे हमारे पास सेविंग्स हैं, और कंप्लीट सेविंग हमारे पास है -S0 प्लस SY, और यहाँ पे एक्स पे हम ले रहे हैं इनकम। अब अगर आपको जैसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के लिए हमें दो वैल्यूज चाहिए थी, सेविंग की भी दो वैल्यूज चाहिए थी और इनकम की भी दो वैल्यूज चाहिए थी। इसी तरह से लाइक ग्राफ में जब आप फाइंड करेंगे तब भी आपको दो वैल्यूज चाहिए। आप किसी एक पॉइंट पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव नहीं फाइंड कर सकते। लेट्स से आप मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव पॉइंट ए और बी के बीच में देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा और ए से बेस ड्रॉ करनी होगी। इससे लाइक आपको इसका ग्रेडियंट पता चल जाएगा। दिस इज लेट्स से पॉइंट डी। अब बी से डी तक ये जो परपेंडिकुलर है ये शो करता है चेंज इन सेविंग्स को, और ये जो बेस है ये शो करती है चेंज इन इनकम को। इनकम को हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस ग्राफ के हिसाब से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव फिर क्या होगा, चेंज इन सेविंग। चेंज इन सेविंग हमारे पास क्या है, बी से डी तक है। सो बी डी इज चेंज इन सेविंग जो कि परपेंडिकुलर है, ये वाला परपेंडिकुलर। और बेस हमारे पास ए से डी तक ये चेंज इन इनकम को शो करता है। सो ए टू डी इज the base. So this is basically marginal propensity to save. This is how you can find out marginal propensity to save from the graph. Okay, so now moving to another important information के marginal propensity to save और marginal propensity to consume, अगर इन दोनों को हम ऐड कर लें तो ये इक्वल टू 1 हो जाते हैं। 1 का मतलब है टोटल इनकम। ठीक है, सो एक कंज्यूमर जो टोटल इनकम अर्न करते हैं वो 100% यानी 1 के इक्वल होती है। सो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव आप इस फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। लाइक दैट विल बी एमपीएस को आप सब्जेक्ट बना लें, 1 ऑलरेडी राइट हैंड साइड पे था, एमपीसी को उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस एमपीसी। ओके, सो उसके बाद अगर एमपीसी आपको फाइंड करना है तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस एमपीएस हो जाएगा। उसी तरीके से हमने इसको भी फाइंड कर लिया जैसे पहले मैंने एमपीएस का बताया था। सो एमपीसी हमारा सब्जेक्ट बन गया, एमपीएस को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 1 माइनस एमपीएस हो जाएगा। ये भी एक एडिशनल हमारे पास मेथड है जो हम लाइक इसके लिए यूज करते हैं। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज लाइक इन्वेस्टमेंट। सेविंग सेविंग के फैक्टर्स भी हमने डिस्कस करने, फैक्टर्स दैट अफेक्ट सेविंग, फैक्टर्स दैट अफेक्ट सेविंग। जी, कौन से फैक्टर्स हैं जो सेविंग को अफेक्ट करते हैं। ये लाइक सिंपल सा टॉपिक है और बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें बतानी होती है। सबसे पहली चीज़ है, हमारी सेविंग डिपेंड करती है हमारी डिस्पोजेबल इनकम पे, कि हम लाइक हमारी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। लाइक इनकम आफ्टर टैक्स को हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। अगर डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी तो सेविंग्स भी ज़्यादा हो जाएंगी, अगर डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो सेविंग्स कम होंगी। नेचुरल सी बात है, अगर एक बंदा पैसे कमाता ही कम है तो वो सेव ज़्यादा तो नहीं कर सकेगा, सेव भी उसी सेविंग भी कम होगी। एक दूसरा इंडिविजुअल है जो इनकम ज़्यादा अर्न करता है, उसकी पॉसिबिलिटी होती है कि वो ज़्यादा सेव कर ले। सो इनकम और सेविंग्स का रिलेशनशिप हमें यहाँ पे पॉजिटिव नज़र आता है। पॉजिटिव का मतलब होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप। जी, सो डायरेक्ट रिलेशनशिप या एक चीज बढ़ने से दूसरी चीज बढ़े तो इसे पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशनशिप कहते हैं, और एक वेरिएबल कम होने से दूसरा भी कम हो तो ये भी डायरेक्ट रिलेशनशिप कहलाता है। इसी तरह सेविंग हमारी इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंडेंट होती है। इंटरेस्ट रेट है कि जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको कुछ एडिशनल पैसे मिलते हैं, एक्स्ट्रा मिलते हैं, वो भी इंटरेस्ट कहलाता है। अगर आप बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करते हैं, वो भी इंटरेस्ट कहलाते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो सेविंग्स बढ़ जाती हैं, और अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो सेविंग्स कम हो जाती है। यहाँ पे आर में इंटरेस्ट रेट के लिए यूज़ करो। लेकिन इसकी लॉजिक क्या है, इसकी रीज़न या एनालिसिस क्या है। देखिए, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो लोगों को फील होता है कि बैंक में पैसे रखवाने से ज़्यादा फायदा होगा। जब वो पैसे ज़्यादा बैंक में रखवाएंगे तो जारी बात है बैंक में रखवाने को ही सेविंग्स का नाम देते हैं, तो सेविंग्स इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कम हो तो लोग समझते हैं कि बैंक में सेव करना, पैसे सेविंग अकाउंट में रखवाना कोई बेनिफिशियल नहीं है। सो एज अ रिजल्ट दे सेव लेस। सो इंटरेस्ट रेट के साथ इसका इन्वर्स लिंक है सेविंग्स का, कि इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सेविंग बढ़ जाती है। सॉरी, ये भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है सेविंग बढ़ जाती है, और इंटरेस्ट रेट कम होता है सेविंग कम हो जाती है।
इसी तरह से लाइक फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस पे भी डिपेंड करते हैं कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस आपकी इनकम के बारे में क्या हैं। और अगर आप एक्सपेक्ट करें कि फ्यूचर में, या इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में भी होता है कि अगर आप फ्यूचर में एक्सपेक्ट करें कि आपको इनकम जनरेट होती रहेगी, तो फिर आप सेव नहीं करते। अगर ज़्यादा आप सर्टेनिटी की सिचुएशन में हैं, आपको पता है कि आपका बिजनेस है या जॉब है दैट विल कंटिन्यू, और गोइंग कंसर्न है आपकी, तो फिर आपको ज़्यादा सेव करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप श्योर होते हैं कि फिर से आ जाएंगे। जो कमाया होता है वो खर्च कर देते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास जिनको फ्यूचर में अनसर्टेनिटी को फेस कर रहे होते हैं, उनको होता है कि उनका बिजनेस एक गोइंग कंसर्न लाजमी नहीं रहे, और उनकी जॉब जो है वो भी कंटिन्यू रहे। अगर इस तरह की अनसर्टेनिटीज होती हैं तो लोग फिर सेव ज़्यादा करते हैं, स्पेंड कम करते हैं। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद लाइक फ्यूचर टारगेट्स पे भी डिपेंड करते हैं कि आपने कोई फ्यूचर में कोई टारगेट तो नहीं सेट किया हुआ। जैसे सपोज करें किसी ने टारगेट सेट किया होता है कि उसने नेक्स्ट ईयर कोई गाड़ी खरीदनी है, कोई घर खरीदना है, या कुछ भी आपने जो टारगेट किया होता है, तो अकॉर्डिंगली आप फिर सेव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा टारगेट आपने सेट नहीं किया हुआ, तो फिर आपकी जो सेविंग्स हैं वो भी अकॉर्डिंगली डिक्रीज कर जाती हैं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो, और इसी तरह से एक और फैक्टर भी है, वेल्थ भी एक फैक्टर होता है कि जिन लोगों के पास एक्यूमुलेटेड वेल्थ प्रॉपर्टी की फॉर्म में या फाइनेंशियल फिक्स एसेट्स की फॉर्म में ज़्यादा होती है, वो लोग सेव, उन्हें उन्हें खौफ नहीं होता, वो सेव नहीं करते उतना ज़्यादा, क्योंकि उनको पता होता है अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो अपनी प्रॉपर्टी या एसेट्स सेल करके भी अपना काम चला सकते हैं। लेकिन जिनके पास एसेट्स नहीं होते, फाइनेंशियल एसेट्स नहीं होते फिक्स एसेट्स के फॉर्म में, वो फिर ज़्यादा सेविंग्स की तरफ इंक्लाइंड होते हैं, क्योंकि उनको भी लगे लाइक उसी तरह से अनसर्टेनिटीज को फेस कर रहे होते हैं। आई बिलीव कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ रहे होंगे, और आप चैट में लिखते रहें अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही हो तो। अदरवाइज आई थिंक ये सिंपल पॉइंट्स थे, तो आपको समझ आ रहे होंगे। सो नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लाइक इन्वेस्टमेंट। ये भी टू सेक्टर इकोनॉमी का ही पार्ट है। और इन्वेस्टमेंट इज द परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स दैट इंक्रीज प्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, देखिए हमारे पास जो फंड्स होते हैं, जो पैसे होते हैं, उनका दो तरीके होते हैं। एक है कि हम डेली रूटीन की कंजम्पशन पे स्पेंड कर दें, और दूसरा होता है कि हम उसको किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें। अगर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, कोई हम मशीनरी टेक्नोलॉजी टूल्स बाय करते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। और अगर हम रूटीन मैटर्स पे उसको डेली बेसिस पे जो हमारी कंजम्पशन होती है उस पर स्पेंड कर देते हैं, तो वो हमारी कंजम्पशन कहलाती है। इन्वेस्टमेंट का प्रोमिनेंट यहाँ पे जो फीचर है वो ये है कि हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट सिर्फ कंसीडर कर रहे होते हैं, सही। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती इसके अंदर, लाइक टू सेक्टर, थ्री सेक्टर, फोर सेक्टर के अंदर हम यहाँ पे, अगरचे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट रियल लाइफ में होती है, लेकिन यहाँ पे हमें इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट्स को हम लेके नहीं चल रहे होते, खाली ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमारे सिलेबस का पार्ट है। सो अगेन हमारे पास एक्स पे इनकम आ जाती है, और वाई पे हमारे पास लाइक इन्वेस्टमेंट आ जाती है। और इन्वेस्टमेंट भी इस तरह से ऑटोनोमस होती है। लेट्स से $1000 हैं जो हमने ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये इसी तरह फिक्स रहेगी, हमारी इनकम जो मर्जी हो जाए, इनकम हमारी वाई है या वाई वन है, लेकिन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमारी सेम रहती है। जी, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हमारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर पे होती है, जैसे या बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे आपने बिजनेस इनिशिएट करना है, तो बिजनेस इनिशिएट करने के लिए जो इनिशियल सेटअप कॉस्ट होती है वो आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है। और इन्वेस्टमेंट भी लाइक मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कौन से फैक्टर्स हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट, सबसे पहला फैक्टर इन्वेस्टमेंट का तो है कि आपके बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के जो फैक्टर्स हैं, इन्वेस्टमेंट के फैक्टर्स हैं, उनको अगर हम देखें तो सबसे पहला है कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। अगर आपको लगता है कि आपका जो बिजनेस है वो फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन अगर आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं हैं, पेसिमिस्टिक हैं, तो फिर आप इन्वेस्टमेंट्स को डिक्रीज कर देते हैं। अगेन, इंटरेस्ट रेट एक काफ़ी प्रोमिनेंट फीचर होता है जो इन्वेस्टमेंट को भी अफेक्ट करता है। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो तो इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाती हैं, और इंटरेस्ट रेट कम हो तो इन्वेस्टमेंट्स बढ़ जाती हैं।
इसका क्या मतलब है कि जब लोन लेना सस्ता है बैंक से, तो लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि लोन ज़्यादा ले लें और ज़्यादा इन्वेस्ट करें, क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है वो कभी भी अपने फंड्स इन्वेस्ट नहीं करता। वो हमेशा बैंक से फंड लेके इन्वेस्ट करता है, अपने फंड्स को वो सेफ कस्टडी में रखते हैं अनसर्टेनिटीज को मीट करने के लिए। इसीलिए जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, लोन ज़्यादा लेता है, और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो इन्वेस्टमेंट्स कम हो जाती हैं। और इसी तरह से लाइक लाइक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी एक मेन फैक्टर होता है जो इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करता है। अगर कोई भी कंट्री पॉलिटिकली स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती हैं। उसकी वजह ये है कि जो इन्वेस्टर है उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, इन्वेस्टिंग कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। और जब वो लोग ज़ाहिर उनका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा तो वो फिर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे बिजनेस के अंदर। लेकिन अगर पॉलिटिकली कंट्री स्टेबल नहीं है तो फिर इन्वेस्टर को बहुत ज़्यादा खौफ होता है, उसको कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट नहीं आता कि वो किसी ऐसे कंट्री में इन्वेस्ट करे। क्योंकि इन्वेस्टर को जो स्टेबल पॉलिसीज हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस देती हैं। जब गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं है तो फिर पॉलिसीज भी स्टेबल नहीं रहेंगी, और पॉलिसी स्टेबल नहीं है तो फिर इन्वेस्टर उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए ऐसे कंट्री के अंदर। तो ये कुछ सर्टेन फैक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो है इक्विलिब्रियम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। इक्विलिब्रियम इन टू सेक्टर इकोनॉमी, इन टू सेक्टर इकोनॉमी। सो इक्विलिब्रियम किस तरह से सेट होते हैं टू सेक्टर इकोनॉमी में? देखिए, टू सेक्टर इकोनॉमी में हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं सिर्फ दो हैं नेशनल इनकम के कंपोनेंट्स। एक है लाइक इन्वेस्टमेंट, और दूसरा सेविंग्स ले रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम वहाँ पे होता है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं। और इसको अगर हम अच्छा, सेविंग और इन्वेस्टमेंट हमेशा इक्वल क्यों होती हैं, इसकी भी लॉजिक पता होनी चाहिए। क्योंकि किसी भी कंट्री में जितना भी पैसा इन्वेस्ट हो रहा होता है वो डेफिनेटली पहले से सेव हुआ होता है, तभी वो इन्वेस्ट हो रहा होता है। और वो लाजमी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट आपकी अपनी है। जैसे सपोज करें मैं अगर $1000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो $1000 पहले मैं सेव करूंगा, फिर उसके बाद इन्वेस्ट करूंगा। तो मेरी सेविंग $1000 मेरी 1000 इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाएगी। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा खुद सेव करें, हम बैंक से लोन भी ले लेते हैं। जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि बैंक से लिया हुआ लोन भी किसी न किसी की सेविंग्स थी जो बैंक में पड़ी हुई थी, जो बैंक ने हमें उठा के दे दी? तो डेफिनेटली दैट वाज द पार्ट ऑफ सेविंग एज वेल, लेकिन वो हमारी पर्सनल सेविंग नहीं थी, बट इकोनॉमी की सेविंग थी। सो किसी भी इकोनॉमी में जितना भी इन्वेस्ट होता है वो उस इकोनॉमी की सेविंग्स के इक्वल होता है। जी। और इसको लाइक ग्राफ पे हम कैसे प्लॉट करेंगे? ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए देखिए, हमारे पास अभी हमने जस्ट सीखा था कि इन्वेस्टमेंट हमारे पास इस तरह हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होती है, जैसा कि $1000 हमारी अगर इन्वेस्टमेंट है। जी अच्छा, आज का लेक्चर काफ़ी लाइक हेक्टिक और लंबा हो गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए टू सेक्टर इकोनॉमी के हवाले से। इसीलिए अदरवाइज जनरली मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ, थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, ताकि आपकी भी इन्वॉल्वमेंट रहती है। आज आपको ज़्यादा सुनना पड़ रहा है मुझे, तो लेकिन उसके पीछे भी रीज़न ये है कि हमें कंटेंट भी थोड़ा सा कवर करना है, ताकि ये टू सेक्टर एटलीस्ट काम हमारा आज कंप्लीट हो जाए। सो सेविंग लाइन हमारी कुछ इस तरह से होती है। शुरू में ये नेगेटिव रीजन से स्टार्ट होती है, क्योंकि डिस सेविंग्स होती है इकोनॉमी में शुरू में। जहाँ पे ये दोनों मीट करेंगे दिस इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम हमारे पास ये हो जाएगी वाई। लेकिन अगर किसी इकोनॉमी में नेशनल इनकम हमारे पास या फिर आउटपुट हमारे पास Y1 हो जाता है, या फिर पोटेंशियल आउटपुट किसी इकोनॉमी का Y1 है, तो ये डिस इक्विलिब्रियम को शो करेगा। सो ये जो पॉइंट Y था दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, एंड Y1 जो है ये डिस इक्विलिब्रियम को शो करता है, डिस इक्विलिब्रियम। और डिसइक्विलिब्रियम के केस में आप देख रहे हैं कि आपके पास सेविंग ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है। ठीक है, सो सेविंग यहाँ ए तक जा रही है और इन्वेस्टमेंट आपके पास यहाँ बी तक है। सो ये जो बीच का गैप है इसमें हम कहते हैं सेविंग इज ग्रेटर देन इन्वेस्टमेंट। सो सेविंग और इन्वेस्टमेंट जब इक्वल नहीं होंगी तो ये इकोनॉमिक डिसइक्विलिब्रियम को शो करेगा। और अगर नेशनल आउटपुट किसी इकोनॉमी का यहाँ पे होगा, इक्विलिब्रियम लेवल से नीचे है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हमारा, या पोटेंशियल आउटपुट Y2 है,
तो ये भी डिसइक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करेगा। डिसइक्विलिब्रियम अगेन इसलिए क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल नहीं रही। अब की बार हमारे पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और सेविंग्स कम है, तो हम कहेंगे कि सेविंग्स इज लेस देन इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग। So this is how we basically find out equilibrium national income। और ये equilibrium national income भी कोई हर वक्त के लिए फिक्स नहीं होता फॉर एवर, लाइक ये भी चेंज हो सकते हैं। इसमें भी चेंजेस आती हैं। और ये चेंजेस इसमें किस तरह आएंगे, जैसे अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट चेंज होंगी तो ज़ाहिर है इन्वेस्टमेंट चेंज होने से आपका इक्विलिब्रियम भी चेंज हो जाएगा, नेशनल इनकम भी चेंज हो जाएगी। ओके, सो उसके लिए लाइक कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं मल्टीप्लायर, जो इन्वेस्टमेंट चेंज करने से नेशनल इनकम में जितना चेंज आता है उसको हम शो करते हैं मल्टीप्लायर के थ्रू। सो मल्टीप्लायर को के से, स्मॉल के से डिनोट करते हैं, और दिस इज चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। सो मल्टीप्लायर को अगर हम डिफाइन करें तो मल्टीप्लायर इज सम कांस्टेंट वैल्यू which shows that increase in investment leads to multiple times increase in national income। जैसे लेट्स से कि मल्टीप्लायर की वैल्यू अगर 5 है और हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करते हैं $100 से, तो इनकम में हमारे पास कितना चेंज आएगा। सो जस्ट इस फॉर्मूला में पुट करें चेंज इन इनकम ओवर चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आपके पास लाइक मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट $100 है, तो चेंज इन इनकम कितना होगा, जस्ट इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। सो चेंज इन इनकम विल बी इक्वल टू 5 × 100 इज इक्वल टू 500। सो इसका मतलब ये होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो अगर मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 है तो एवरी डॉलर इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट विल रिजल्ट इन 5 टाइम्स इंक्रीज इन नेशनल इनकम। तो यहाँ पे $100 इन्वेस्टमेंट करें तो $500 आपको उससे इनकम जनरेट होगी। तो बिजनेसेस इन्वेस्ट करते रहते हैं ताकि वो मल्टीपल टाइम्स फर्दर इनकम जनरेट करते रहें। लेकिन ये जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है के है, जैसे हमने 5 बोला, ये आती कहाँ से, कैसे पता चलता है कि 5 है या 6 है या 10 है। तो उसके लिए अगेन हमारे पास एक और फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 - MPC। या फिर 1 - MPC को हमने बोला था MPS के इक्वल होता है, तो आप इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। और अगर हम एक स्पेसिफिक लाइक कंजम्पशन फंक्शन ले लेते हैं, कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू लेट्स से 50 प्लस 0.8 y। तो यहाँ पे ये जो 0.8 है ना, ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है 0.8। सो इसको अगर हम इस फॉर्मूला में यूज करेंगे तो मल्टीप्लायर विल बी 1/1 - 0.8 इज इक्वल टू 1/1/0.2 इज इक्वल टू 5। तो इट मीन्स के आपका मल्टीप्लायर 5 होगा और 5 टाइम्स आपकी इनकम में इंक्रीज आएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करेंगे तो। लास्ट चीज हम देख लेते हैं कि मल्टीप्लायर इफेक्ट हम ग्राफ पे कैसे शो करते हैं। सो दिस इज द लास्ट थिंग फॉर टुडेज लेसन। बाकी फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कल की क्लास में देख रहे होंगे। और मल्टीप्लायर को अभी हम देखेंगे कि ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। सो हमारे पास लाइक सेविंग लाइन है इस तरह से, और दिस इज इन्वेस्टमेंट, और दिस इज ओरिजिन पॉइंट नेगेटिव एरिया, दिस इज पॉजिटिव एरिया, और वाई पे हम ले रहे हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, या फिर इसको लीकेजेस एंड इंजेक्शंस भी बोलते हैं। ठीक है, लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। ओके, सो एक्स पे हमारे पास लाइक नेशनल इनकम आ जाएगा, ये हमारे पास नेशनल इनकम या इनकम लिख लें खाली, सेविंग लाइन, और ये इन्वेस्टमेंट लाइन है। जहाँ इन्वेस्टमेंट और सेविंग इंटरसेक्ट करेंगे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम हमारे पास वाई है, यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हैं। अब जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होती है तो इन्वेस्टमेंट की लाइन यहाँ पे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, एंड द न्यू इक्विलिब्रियम। ओके, सो इन्वेस्टमेंट जब हम इंक्रीज करेंगे तो इन्वेस्टमेंट की लाइन अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, नया इक्विलिब्रियम हमारा ई से E1 पे मूव कर जाएगा, और नेशनल इनकम हमारी वाई से Y1 तक इंक्रीज हो जाएगी। अब ये जो चेंज इन इनकम आया हमारा वाई से Y1 तक, ये इस चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से है। तो इन्वेस्टमेंट का जो चेंज होगा वो स्मॉलर होगा, और चेंज इन इनकम जो है वो बिगर होगा, और मल्टीपल टाइम्स हमारी इनकम में इंक्रीज आता है, एंड दिस इज बेसिकली कॉल्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट।
और अभी आज की जो क्लास थी इसकी, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेनी हो तो भी आप ले सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको शो कर देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। एक पेज हमारे पास ये है, और अ, दूसरा आपके पास पेज, आपके पास ये आ जाता है। बस यहाँ तक टोटल हमने आज काम किए, और इसकी रिकॉर्डिंग में मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ। ठीक है बेटा, अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो आप प्लीज़ बी ओपन टू राइट इन द चैट, या फिर इफ एवरीथिंग इज ओके तो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर फर्दर करेंगे।